हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। उसमें हमारा जो 12th का था एनसीईआरटी पार्ट ए, वो पार्ट ए बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी से आते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले वाले जो 12th पार्ट ए था, 12th एनसीईआरटी का पार्ट ए था, उसमें मैंने मेंस और प्री के क्वेश्चनों को लेकर के बताया था कि किस तरीके से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें भी मैंने लिया है क्वेश्चंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आपको बना देता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें ये विषय 5 से दिया है, 4 तक हमने कर लिया है, क्योंकि जो 12th का पार्ट ए था, पार्ट ए, उसमें 4 चैप्टर थे, ठीक है। और ये 5वें से स्टार्ट है। अभी इसका सी भी है, 12th का पार्ट सी भी है। तो इसमें 3 थे 12th की जो एनसीईआरटी थे, इसमें ए, बी और सी थे। तो ए कंप्लीट हो गया, बी हमारा चल रहा, फिर हम सी को देखेंगे। इस विषय 5 में हम पढ़ेंगे यात्रियों का जो नज़रिया था समाज को लेकर के क्या था, यानी समाज को लेकर के उनका नज़रिया क्या था और वो समाज को किस प्रकार से समझते थे। तो यहाँ पर दिया है कि महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की। तो यदि आपसे माइग्रेशन का भी क्वेश्चंस पूछ लेता है तो वहाँ पर आप 2 पॉइंट्स डाल सकते हैं मेंस में, चाहे मेंस हो या फिर जीएस हो। मेंस में चाहे हिस्ट्री से क्वेश्चंस हो या फिर जीएस से हो, वहाँ पर आप ये 2 पॉइंट्स डाल सकते हैं कि महिलाएं और जो पुरुष होते हैं या फिर माइग्रेशन के क्या क्या कारण होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कारण आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो कारण है आपका, वो है कार्य की तलाश में, ठीक है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मान लीजिए कि वहाँ पर आपका इनकम नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, उससे आपका इनकम नहीं हो रहा है, इतनी इनकम नहीं आ रही है कि आप अपना आजीविका चला सके। तो लोग कहाँ जाते हैं? शहर की तरफ, कि वहाँ काम करेंगे तो बढ़िया पैसा मिल जाएगा, उससे हमारा जो है आजीविका वो चल जाएगा, ठीक है। फिर एक ये हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका हो गया प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए भी लोग जाते हैं। तीसरा व्यापारी, वो सोचते हैं कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से व्यापार करने में फ़ायदा नहीं है तो शहरों में जाते हैं व्यापार के लिए। तो ये आपका हो गया तीसरा। चौथा, लोग तीर्थ यात्रा के रूप में भी बाहर जाते हैं, तो ये हो गया आपका चौथा। और 5वां हो गया आपका साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं करते हैं। जैसे कि आप देखिए होंगे वास्को डी गामा का, ठीक है, वो साहस ही तो था, वरना उस टाइम पे कौन समुद्र में आता, समुद्र से आता, कौन खोज करता, ठीक है, भारत की। तो वो कहीं ना कहीं साहस था। आज हम देखते हैं कि लोग अमेज़न के जंगलों तक चले जाते हैं, ठीक है, तो वो साहस ही है। और आपको तो पता है कि अमेज़न के जंगलों में ऐसे ऐसे स्नेक पाए जाते हैं कि जो फूंक भी मार देना तो तुरंत डेथ हो जाती है। वो इतने जहरीले जहरीले प्रकार के होते हैं, लेकिन खोजी है। फिर नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, वहाँ पर कई लोग जाते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर लोग चढ़ते हैं, ठीक है। फिर शीतल महाजन भी करंट्स में रही थी, उनका भी आप देख सकते हैं, उन्होंने जंपिंग किया था बिना विदाउट ट्रेनिंग के। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो साहस से ही आ पाती हैं। तो लोग साहस से प्रेरित हो कर के भी, और ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही बेस्ट ये लाइन है, अगर इसको आप डालते हैं तो एग्जामिनर सच में सोचेगा कि वाकई में आपने कुछ पढ़ा है। क्योंकि नॉर्मली ये सारी चीज़ें सबको पता होती है कि कार्य की तलाश में, शिक्षा के तलाश में, शिक्षा के लिए लोग भी जाते हैं विदेशों में। शिक्षा देखते ही होंगे आप कि शिक्षा के लिए भी लोगों का जो है कि माइग्रेशन होता है। प्राकृतिक आपदा तो है ही आपका। फिर व्यापार के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, ये कर लिए। लेकिन ये जल्दी पॉइंट्स याद नहीं आएगा कि साहस की भावना से भी लोग प्रेरित होकर के यात्राएं करते हैं, और ये चीज़ आपको मिलेगी सिर्फ एनसीईआरटी में। तो ऐसा नहीं है, यदि आप चीज़ों को समझ के पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आपसे 150 शब्दों में क्वेश्चन पूछ लेता है माइग्रेशन के कारणों में, तो आपके 4-5 पॉइंट तो यहीं से हो गए, आपका तो ये कंप्लीट हो गया। आपने भूमिका लिख दिया, माइग्रेशन को बता दिया, वहाँ से आप मेन बॉडी में आए, माइग्रेशन के वो बता दिए आपकी कारण क्या क्या होते हैं,
कारण आपने बता दिया, यहाँ से देखिए 4-5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 यहाँ लिख दिया। थोड़ा सा प्रभाव आपने बता दिया कि माइग्रेशन के प्रभाव क्या पड़ते हैं, और फिर आप निष्कर्ष दे दीजिए। आपका जो क्वेश्चन है एक माइग्रेशन के ऊपर यदि पूछता है कि माइग्रेशन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं इस चीज़ को, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं चीज़ों को यहाँ से। तो यही होता है मेंस और प्री को ध्यान में रख करके पढ़ाई करना। यदि आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम रुकेगा नहीं। यहाँ पर आपका मेंस भी तैयार हो रहा है और आपका प्री भी तैयार हो रहा है। सपोज आपसे प्री ही पूछ ले कि माइग्रेशन के कारण क्या क्या होते, केवल 1 सही, केवल 2 सही, ऐसे दे ही रहा है आपका। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ भी डाल दें तो वहाँ से भी आप अपना आंसर तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से अपना माइंडसेट बना करके ये जो है ना यहाँ पर नज़रिया और समझ, तो ये जो 2 चीज़ें होती हैं वो यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसी नज़रिए से, इसी समझ के अनुसार अपने समझ को बना करके इस चैप्टर को आप समझते हुए चलेंगे। तो ये हो गया आपका। वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदृश्य या भौगोलिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। तो जाहिर सी बात है, हम कहीं भी जाएंगे, मान लीजिए कि ग्रामीण कल्चर कुछ अलग ही है, हम शहरों में आएंगे तो यहाँ का कल्चर कुछ और होगा। अब ग्रामीण में क्या है, आज मतलब मान लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का मौसम है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि दिन भर वो भले अपने घरों में रहें, लेकिन शाम के टाइम में मान लीजिए कि ये एक वो है मोहल्ला है, तो सब लोग आकर के यहाँ पर बैठेंगे और अपने दुख सुख को बांट करके बताएंगे। तो ये परिवेश अलग है। वहीं यदि हम शहरों में देखें तो कोई किसी से ज़्यादा मतलब रखता नहीं है, तो ये वहाँ का कल्चर है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको समझना है। तो वही ये बता रहा है कि व्यवहार में भिन्नता पाई जाती हैं, भाषा में भिन्नता पाई जाती है। अब वहाँ का कोई है भोजपुरी बोल रहा है, ग्रामीण इलाके से आया हुआ है, यहाँ उसके सामने कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है तो क्या समझेगा वो, इंग्लिश क्या समझेगा एक भोजपुरी बोलने वाला बंदा जो पढ़ा ही नहीं है कभी इंग्लिश को, ठीक है। फिर आस्था, तो ये आस्था भी अपनी अलग अलग ही होती है, क्योंकि किसी के कुल देवता होते हैं, वो अपने कुल देवता को मानते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे जो भारत है उसकी विशेषता है, हमारे भारत की विशेषता है। इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भारत जो है वो विविधता में एकता को संदर्भित करता है या प्रदर्शित करता है। तो ये विविधता में एकता में भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं एक पॉइंट्स को, ये डाल सकते हैं कि भारत में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, आस्था, प्रथा के लोग रहते हैं, संस्कृति, कल्चर उनकी अलग होती है। तो ये जो चीज़ है यहाँ से भी आप एक पॉइंट्स डाल सकते हैं। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं। यानी कुछ तो हैं जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे कि नहीं कैसे हमारे यहाँ से अलग है, उस चीज़ को क्या करेंगे एक डायरी उठाएंगे और लिख लेंगे कि हमारे तो ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ें हैं लेकिन हमें आकर के यहाँ पर ये पता चला, ठीक है। जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थीं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ होगा कि जैसे कि कोई भी वृत्तांत होगा तो स्पेशल किसी एक चीज़ के लिए तो होगा नहीं, वो धार्मिक विषयों से भी जुड़ा होगा, वो स्थापत्य के तत्वों से भी जुड़ा होगा, वो स्मारकों से भी जुड़ा होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यही ये बता रहा है कि यहाँ पर जो कुछ दरबार की गतिविधियाँ हैं उनमें धार्मिक विषय भी होते थे, स्थापत्य के तत्व भी होते थे, स्मारकों पर वो केंद्रित होते थे। जैसे अब देखिए यहाँ पर कितना बेस्ट उदाहरण दिया है कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनीतिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण आपका दे दिया। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। यानी कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र विशेष का ही चीज़ों का अवलोकन करूं, उन्हीं चीज़ों का लिखूं, उन्हीं के बारे में लोगों को मैं जागरूक करूं। तो अच्छी बात है ये, ठीक है। और नवाचार के लिए तो जाहिर सी बात है आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। नवाचार ज़रूरी नहीं है कि इंसान बाहर ही निकले, लेकिन
तकनीकी वगैरह जो है इससे तुलना करने के लिए जब तक हम बाहरी की चीज़ों को देखेंगे नहीं, प्रतिस्पर्धा होगा नहीं, तब तक शायद हम वो चीज़ सीख नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं। तो कुछ लोग होते थे जो जोखिम उठा करके बाहर भी जाते, जैसे कि वहाँ पर देख सकते हैं आप वास्को डी गामा। और कुछ जो होते थे, जैसे कि यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का उदाहरण दिया है कि ये जो मुग़ल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी होते थे वे साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करते थे। यानी समाज कैसा है, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, समाज में धार्मिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, तो वो यहीं पर रह करके यहाँ की चीज़ों के बारे में वो बताते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन वार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। यानी कुछ लोग जो थे वो समझना चाहते थे कि यहाँ का प्रथा कैसा है, यहाँ की परंपराएं कैसी, यहाँ जन वार्ताएं कैसी है, किसके बारे में वे बात करते हैं, किस भगवान को मानते हैं, किन परंपरा को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। यानी जो पहले यात्री आए थे वो यहाँ के सामाजिक विषयों के बारे में बताएंगे, तो आज से हम उसको तुलना कर पाएंगे कि हमारे अतीत के विषय में अतीत में क्या होता था, और उससे सीख लेकर के हम वर्तमान से जोड़ेंगे कि आज क्या हो रहा है। ठीक है। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल बरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था, इब्न बतूता मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फास्वा बर्नियर ये 17वीं शताब्दी में आया था। तो ये आपके लिए क्रम भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या करता है ना कि आपसे क्रम पूछ लेता है। तो देखिए पहले पर अल बरूनी, ठीक है, फिर इब्न बतूता, फिर ये बर्नियर। तो यहाँ पर 3 चीज़ें दिया है, तो 1, फिर यहाँ पर आपका 2 और ये 3। और ध्यान रखेंगे ये मोरक्को का निवासी था, अल बरूनी उज्बेकिस्तान का था। ठीक है, इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था, और अल बरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान का था, और फ्रांसवा बर्नियर जो था वो फ्रांसीसी था। तो ये नाम से ही लग रहा है फ्रांसीसी था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेंगे कि अल बरूनी पहले आया था, फिर आपका इब्न बतूता आया था, फिर बर्नियर आया था। और थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे आप कि ये कहाँ से आए थे, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और अब जिस तरीके से यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है केवल 1 सही केवल 2 सही, तो उसमें ये भी आपका आ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में एक ही साथ दिया हुआ है और आया भी है एग्जामों में, उसको हम देखेंगे। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे तो ये छोड़ दीजिएगा, बस ऐसे ही कहानी की तरह दिया है। और ये अल बरूनी के बारे में भी इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में हम नीचे अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका अल बरूनी तथा किताबुल हिंद, यानी जो अल बरूनी था इसकी रचना थी किताबुल हिंद। सबसे पहले तो आपको यही नोट डाउन करना है, ठीक है। इसी का क्या करना, आपको नोट्स बनाने हैं, ये नोट डाउन करना है आपका। अल बरूनी बुक किताबुल हिंद। ख्वारिज्म से पंजाब, यानी अल बरूनी कहाँ का था, ये देखिए उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म से था। और पंजाब यानी ख्वारिज्म से कहाँ तक आया था, पंजाब। और किसके साथ आया था तो गजनवी के साथ आया था, आप सभी को पता है इसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, यहाँ इसको नोट डाउन आपको करना है। और वहीं पर जो अल बरूनी है, यहाँ पर जो आप लिखेंगे कि अल बरूनी है 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था, और यहाँ पर गजनवी के साथ भारत आया। और फिर इसका लिख देंगे कि इसका जो बुक है वो है आपका क्या है, ये अल बरूनी का किताब है किताबुल हिंद। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब यहाँ पर ध्यान देंगे मैपिंग वाले ध्यान देंगे, क्योंकि अब जो है ऐसे नहीं पूछ रहा है कि एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्यैतिहासिक काल, ऐसे आपसे नहीं पूछेगा। अब ऐसे भी पूछ लेगा आपसे, ऐसे दे देगा यहाँ पर। अब ये मान लीजिए उज्बेकिस्तान में है, तो मैपिंग पे वहाँ जो भी नंबर उसको देना होगा 1 2 3 1 से लेकर के 20 के बीच में कोई भी नंबर वहाँ पर वो दे सकता है। तो वहाँ पर मान लीजिए कि एक नंबर ही दे दिया और लिख दिया महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र, एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र।
तो अब बताइए आप कहाँ हैं। तो ये बहुत ही जो है यहाँ से जो 1 नंबर आपका जो बनता है वो यहीं से बन जाता है कि उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में है ये, और इसकी विशेषता आप बता देंगे। ठीक है, कि अच्छी यहाँ पर शिक्षाएं दी जाती थी, कई भाषाओं में शिक्षा मिलती थी यहाँ पर। तो देखिए अगर ये चीज़ आपको पता है ना कि ये कहाँ पर है लोकेशन, उसके बाद आप कुछ भी इसमें लिख करके आ जाएंगे, आपका आराम से नंबर बन जाएगा इसमें। तो ये मैपिंग वाला ध्यान देंगे। एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र ऐसे करके आपका मैपिंग में पूछ लेगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और वहीं लिख देंगे ब्रैकेट में मैप और छोटा सा मैपिंग बना करके जैसे भी आपको वो आए, और यहाँ पर बना करके आप यहाँ पर जो भी है ऐसे करके आप इसको दर्शा करके इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान आ जाएगा कि आपने इसको किस संदर्भ में लिखा था। तो ये महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल हैं। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था। तो अब यहाँ से आपका प्री का स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, ऐसे कर देगा कि निम्नलिखित में से अल बरूनी किन भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, पहले में दे देगा आपका सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत और यूनानी। और यह दे देगा कि उसकी शिक्षा अच्छी थी, उसने अच्छे तरह से शिक्षा प्राप्त की थी, या ये स्टेटमेंट अदा कर दे देगा कि उसने अपनी शिक्षा उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म से प्राप्त की थी। तो आपको लगेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि यहाँ तो उसने उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म से शिक्षा प्राप्त कर ही रहा है, लेकिन वो यूनानी भाषा नहीं जानता था। तो इस चीज़ को यदि आप सतर्कता बरत के नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप इस चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही लगेगा। ठीक है, या कभी कभी फैक्ट में ही अगर आपसे पूछ ले पीसीएस में ही कि निम्नलिखित में से अल बरूनी किन किन भाषाओं का ज्ञाता नहीं था या किस भाषा का ज्ञाता नहीं था, वहाँ पर दे दे आपका फारसी, हिब्रू, संस्कृत, फारसी, हिब्रू, संस्कृत और यूनानी। तो आपको लगेगा कि फारसी का भी हो सकता है, हिब्रू का भी हो सकता है, यूनानी का भी हो सकता है, लेकिन संस्कृत का नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, ये यूनानी का नहीं था, संस्कृत का था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित थे, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वह संस्कृत का विद्वान था, तो देखिए संस्कृत वो जानता था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, तो जाहिर सी बात है जब इसकी अच्छी शिक्षा होगी तो त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया है कि धर्मनिरपेक्ष, तो ये नहीं था, क्योंकि एक तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो उसी के कह सकते हैं कि रहमो करम पे या जो भी हो उसी के आश्रय पे पल रहा था। तो पूरी तरीके से इसका जो लेख है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, फिर है सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया, उसमें ये भी था। अल बरूनी भी उनमें से एक था। तो देखिए अब जब महमूद गजनवी के साथ जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखेगा, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। वह बंधक के रूप में गजनी आया, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपनी बाकी जीवन यहीं बिताया। अपना बाकी जीवन जो भी उसका बचा उचा जीवन था उसने वहीं पर बिताया। गजनी में ही अल बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, अब देखिए चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। तो ये इसका ज्ञाता तो था ही, गणित वगैरह में त्रिकोणमिति गणित में ही आता है आपका। तो इसकी रुचि कहीं ना कहीं बढ़ने लग गई इस चीज़ को लेकर के कि ये इसमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि संस्कृत तो ये जानता ही था तो आराम से उसका व्याख्या कर सकता था। बाकी जो अरबी भाषा जानता वो इसका अनुवाद कर लेता अच्छे से, ये अनुवाद कर देता, ये लिख लेता अच्छे से। ठीक है, तो पंजाब की गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए
और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। तो अब देखिए यहाँ से ये जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। तो देखिए यहाँ पर भारत के पुरोहितों से उसने संपर्क किया और यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के धर्म को, यहाँ के दर्शन को समझा, और फिर जो उसने ग्रंथ लिखा तो उसमें कहीं ना कहीं जीवंत भारत से वो ग्रंथ उसका प्रभावित था। तो इस तरीके से यहीं से आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आप देख सकते हैं 3 आपको अगर पता है तो इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आंसर आपका यही होगा। और थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे कि धर्मनिरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि आपको चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, जब भी जाकर के एलिमिनेशन या फिर कॉमन सेंस आपका काम करता है। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर के उत्तर में बोलगा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसीलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए, ये काम का नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा जो क्वेश्चन था ये, इसका आंसर आपको मिल ही गया, ये भी छोड़ दीजिएगा। नहीं, सॉरी, यहाँ पर देखिए कह रहा कि कई भाषाओं में दस्ता हासिल करने के कारण अल बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। तो यहाँ से आपका पूछ सकता है कि पतंजलि का अरबी में अनुवाद किसने किया था, तो वो किया था अल बरूनी ने। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। तो ये छोड़िए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है पतंजलि वाला, ठीक है, जिसको ध्यान में आप रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यही पूछ लिया है कि किताबुल हिंद की रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है, तो अल बरूनी ही है। अभी हम ऊपर ही देख के आ रहे हैं। अरबी में लिखी कई अल बरूनी की कृति किताबुल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मतलब कोई भी चीज़ इसने छोड़ा नहीं है। इस तरीके से मिला करके इसने किताबुल हिंद को 80 अध्याय में विभाजित किया था। तो ध्यान रखेंगे 80 अध्याय में ये विभाजित है किताबुल हिंद। सामान्यतः अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वान का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमान के लिए उल्लेखनीय का एक मुख्य कारण अल बरूनी का गणित की झुकाव। ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि किताबुल हिंद की रचना किसने की और ये कितने अध्यायों में विभाजित है। अल बरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थीं, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। तो आलोचनात्मक था, यानी इसका मतलब कि धर्मनिरपेक्ष रचना उसकी नहीं थी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए था, से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है।
तो ये सब छोड़िए, सीधा आप क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो किसने किया था? यहाँ पर आप देख सकते हैं अरबी लोगों ने, यानी अरबों ने। तो यहाँ पर आंसर देखिए डी है इसका, अरबों ने। और ये पूछा है यूपीएससी में। तो इस तरीके के फैक्ट आपके पूछे जाते हैं। भले ही ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि रिपीट नहीं होता क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रख करके चलेंगे, क्योंकि जो अरब वासी थे ना, वो स को ह बोलते थे। तो सिंधु, उनको स को ह नहीं बोलने, वो उनको स नहीं बोलने आता था, वो स को ह बोलते थे, इसलिए वो सिंधु को हिंदू कहने लग गए। ठीक है। फिर आइए इब्न बतूता के बारे में। तो इब्न बतूता का सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इसका बुक जो है वो है रेहला। यहाँ पर रेहला दिया है, कहीं कहीं रेहला होता है, तो ध्यान रखेंगे इब्न बतूता का रेहला। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। तो ध्यान देंगे किस भाषा में लिखा गया, ये अरबी भाषा में। कि कभी कभी पूछ लेगा ये भी आपका कि इब्न बतूता का रेहला निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया। तो हाँ दे देगा आपका फारसी, यूनानी, अरबी, संस्कृत। तो ध्यान रखेंगे अरबी भाषा में है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य तथा शास्त्र शिक्षा हासिल की। तो यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, एक तो इसकी बुक का नाम, फिर वो किस भाषा में है, और ये किसके बारे में बताता है। तो आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में ये जानकारियाँ देता है। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। तो ये सब भी छोड़ दीजिएगा। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है कि उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। वह कच्छ के रास्ते, मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर के दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा गया है। तो ये था इब्न बतूता, और ये साफ साफ उसमें दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, यहीं से सीधा उठ के आया था। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तब देख सकते हैं एमबीटी ने इसको, एक तो इसके विद्वानता से काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी विद्वान था ये, और उसके बाद से इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। यानी बीच में इसके जो संपर्क थे, संबंध थे, वो एमबीटी से खराब हो गए, लेकिन बाद में फिर सुधार हुआ। उसके बाद से इसको क्या किया गया, मंगोल शासक के पास दूत बना करके भेजा गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया।
वह जहाज से सुमात्रा गया। तो ये कहानी है, छोड़ दीजिए इसे। जैतून, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है, गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन की यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। तो छोड़िए ये। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। तो देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल आपका यहाँ से भी मिल गया कि साहस। तो जीएस का यदि आए तो आप अरुणिमा का भी डाल सकते हैं एग्जाम्पल। फिर आप शीतल महाजन का डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपका हिस्ट्री में आए तो जो यहाँ पर दिया है ना, ये देखिए चीज़ें ऐसे आपको लिंक करके पढ़नी है। जो ये कारण दिया है कि साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं करते थे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर, इसको एग्जाम्पल के रूप में आप यूज कर सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में यात्राएं काफ़ी जोखिमपूर्ण थी। उसके बाद भी साहस का परिचय देते हुए इब्न बतूता ने विश्व यात्रा की। ये देखिए यहाँ से, मतलब क्या शानदार उदाहरण दिया है ये उदाहरण। और इससे आपका जो वो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, वो आपका क्या होगा, यहाँ पर जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर साहस का परिचय वाला, वहाँ पर आप लोग इसे लिखेंगे और नोट डाउन जरूर करिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि तो ये इतना दूरी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, पहले उसको लिखेंगे ऊपर साहसिक परिचय, और फिर उसके बाद से इसको उदाहरण के रूप में इसे लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ना, तो आप लोग भूल जाएंगे। जैसे ये है ना, ये साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं। साहस की भावना से प्रेरित होकर की गई यात्राएं, वहाँ पर आप डाल दीजिए यथा, इसको लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रिहला से लिया गया एक उद्धरण है। क्या है? उद्धरण है। ठीक है, तो छोड़ दीजिए ये वो जगह है जहाँ पर उसने वो किया था, भ्रमण किया था। तो देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ उसने किया था। सिंध, ठीक है, मुल्तान, अबूहर, हंसी, दिल्ली, गजना, काबुल। तो देख सकते हैं आप, ये सारा उसके यात्रा वृत्तांत को दिया गया है। तो ये मैपिंग भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस मैपिंग को भी यदि इब्न बतूता से संबंधित, उसका रिहला से संबंधित कोई भी चीज़ें आती हैं कि इब्न बतूता के रिहला के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक स्थिति को बताइए, समझाइए, तो वहाँ पर मैपिंग ये आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ कह रहा कि यात्रा करना अधिक असुरक्षित था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसकी कारवां पर आक्रमण हुआ और उसने कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके कई साथी जो थे उन्हें अपने जान से हाथ भी धोना पड़ा था। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो देख सकते हैं कितना जोखिमपूर्ण यात्राएं थी उस टाइम की। जिज्ञासाओं का उपभोग, जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व
कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वो वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिया कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। तो ये भी आप बता सकते हैं कि जो लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो जिज्ञासाएं भी होती हैं, तो इसी में आप एक डाल सकते हैं जिज्ञासा। यहाँ पर जो है आपका मतलब पूरा यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट आप डाल दीजिए, 5वां जिज्ञासा। ठीक है। शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए नियुक्त, ये भी छोड़िए, कुछ नहीं है, ये भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। तो इससे पहले ये क्वेश्चन शुरू हो, यहाँ पर आइए आप क्वेश्चन पे। इससे पहले ये पैराग्राफ शुरू करें, इससे पहले क्वेश्चन देखिए आप। ये देखिए, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा। तो आप देख सकते हैं पहले कौन आया था, अल बरूनी, फिर आया था इब्न बतूता। तो देखिए, ये देखिए, अल बरूनी आया है, फिर इब्न बतूता आया है, उसके बाद बर्नियर आया है, बर्नियर। ठीक है। तो देखिए, ये देखिए 1 और 3 देखिए, यदि आपको 2 पता है तो देखते हैं 2 से आंसर निकलता है कि नहीं निकलता है। तो यहाँ 3 और 1, तो देखिए 3 1 यहाँ भी नहीं है, ये हटा, 3 और 1 यहाँ भी नहीं है, ये हटा, 3 और 1 यहाँ है, चौथे में देखते हैं, चौथे में भी नहीं है, आपका आंसर है बी। तो यदि आप 2 चीज़ों को भी जानते हैं ना, एनसीईआरटी इतना भी वो नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बनता है, आयोग इतना भी वो नहीं है कि आपका क्वेश्चन ऐसे बना दे कि आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाएँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर यदि आपको 2 पता है तो कितने इजी तरीके से आप अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं। इनके बारे में भले ही आपको पता ना हो कि ये कब आए थे कब नहीं आए थे, और ऐसा भी नहीं है कि आपसे बाकायदा डेट पूछ रहा है कि कौन सी शताब्दी में आया था, किस डेट को आया था, कौन से ईस्वी में आया था, ये भी आपसे नहीं पूछ रहा है। ओनली ये पूछ रहा है कि इनका अनुक्रम क्या था। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन को अगर हम इसको देखें, जैसे देखिए मैंने आपको बताया रहला किसका था और तारीख़ हिंद किसका था। तो अभी देखिए, इब्न बतूता का रहला था, तो मिलाइए रहला इब्न बतूता का। सी का 1, तो देखिए सी का 1 कहाँ है, ये देखिए सी का 1, यानी 1 से ही आपका आंसर निकल गया। चलिए, यदि आपको, मैं मानती हूँ कि आपको रहला नहीं पता है कि किसका है, लेकिन तारीख़ हिंद पता है आपका कि अल बरूनी का है। तो 1 का 3 देखिए कहाँ है, तो देखिए 1 का 3 यहाँ है। तो यानी इन दोनों से ही अगर 2 चीज़ें आपको पता है तो इन दोनों से ही आप अपने आंसर तक आराम से पहुँच सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन कैसे यहीं से पूछा है, एनसीईआरटी से ही पूछा है। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर सारों के आंसर आपने यहाँ पर देख लिया, और सभी के आंसर इसी एनसीईआरटी से मिल गए, और साथ ही मेंस के कई सारे पॉइंट्स भी मिल गए, जिसका यूज़ आप जीएस में भी कर सकते हैं और हिस्ट्री में भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एक विशिष्ट चिकित्सक था, ये ध्यान रखेंगे, फ्रांसवा बर्नियर जो था वो चिकित्सक था। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जो बैप्टिस्ट ट्रेवेर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। तो अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि मैं इसको ले नहीं पाई हूँ, लेकिन ध्यान देंगे, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये देखिए पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद देख सकते हैं ये 1600 ईस्वी के बाद भारत में, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए।
तो ये भी आपका PYQ है, ये भी आपका PYQ है, ये भी पूछा है क्रम इनका। तो देख सकते हैं आप, एक ही जगह दे दिया, ये देखिए इसी पैराग्राफ में एक क्वेश्चन उठा करके आपका बनाया था। तो ट्रेवेर्नियर वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतावली चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। मतलब देख सकते हैं, ऑलराउंडर था कह सकते हैं। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में यानी पहले तो क्या किया इसने कि मुगल सम्राट का जो पुत्र था दारा सिको, उसके चिकित्सक के रूप में उसके साथ रहा। उसके बाद से मुगल दरबार में ही एक आर्मेनियाई अमीर था दानिशमंद, उसके लिए उसने एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। यानी जैसे नहीं है कि मैं आपको ये बता रही थी कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश अलग अलग होता है, तो हम भी गांव से आकर के शहर में देखते हैं कि क्या चीज़ें चेंजेस हैं, गांव में क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पर क्या अलग है, या यहाँ पर जो गांव में है वो चीज़ यहाँ पर किस तरीके से दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके यूज किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, तो ये क्या करता था, जब भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक चीज़ों को देखता था तो यूरोपीय स्थिति से उसका तुलना करता था कि किस तरीके से इनमें भिन्नता है, डिफरेंस है। ठीक है। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। यानी बोला कि जो यूरोप का विकास है उस लेवल तक भारत का विकास नहीं है, इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। ये बर्नियर का दृष्टिकोण था। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसने क्या कहा था, ये स्टेटमेंट ज़रूरी है। ठीक है। ये उसके बाद से यहाँ पे ये भी दिखाएंगे कि सही नहीं था इसका आकलन, ये उसके बावजूद भी ये अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ था। मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण में से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा, छोड़ दीजिए विवरण है ये, हटा दीजिए, इसको पढ़ करके कोई फायदा नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी कुछ नहीं है, इसे भी आप छोड़ दीजिए। जो चीज़ ज़रूरी है हम उसी को पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है ये। ठीक है। ये भी छोड़ दीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं है आपका। एक अपरिचित संसार की समझ, अल बरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा, समझने में बाधाएं और उन पर विजय। तो देखते हैं, जैसा कि हमने देखा है यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल बरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि कभी कहीं कहीं कुछ भाषाएं इस तरीके से यूज की गई थी कि वो उसको समझ ही नहीं पा रहा था
उसको समझने में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से इसका क्या अर्थ निकाल करके इसका अनुवाद किया जाए। ठीक है। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा से भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था तथा यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। यानी यहाँ का धर्म कैसा है, यहाँ की प्रथाएं कैसी हैं, परंपराएं कैसी हैं, वो सब जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्राह्मण द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। इन्हीं का आश्रय लेकर के इसने क्या किया, अनुवाद किया था। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। यानी इन सब से उसने क्या किया, कुछ कुछ चीज़ें ली। अल बरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण, जाति के बारे में क्या बताता है ये, तो अल बरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन भारत में 4 सामाजिक वर्णों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोलशास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। यानी बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसने वर्ण व्यवस्था को मान्यता दिया है कि समाज में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन जो इस्लाम के लोग थे उनमें समानता थी। ठीक है। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। यानी ब्राह्मणवादी व्याख्या के अनुसार जिस चीज़ को वो अपवित्र मान लेते थे तो वो अपवित्र ही होता, वो सोचते थे कि यह पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन अल बरूनी कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी चीज़ अपवित्र हो जाती है तो वो पुनः पवित्र हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे एग्जाम्पल दिया है कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल बरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता, क्योंकि अपवित्र, छुआछूत ये सब की भावना होती तो भला पृथ्वी पर लोग कैसे रहते हैं, आपस में संघर्ष करके ही मर जाते लड़कट के। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा जो थी वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। यानी प्रकृति तो सबको एक समान वो करती है, जितना सांस तुम लेते हो उतना ही सांस वो भी लेता है। प्रकृति जितना भी संसाधन है, जो भी हैं, वायु है, जल है, कुछ भी है, भूमि है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि जल केवल आप ही पीते हो, जल आप भी पीते हो, जल वो भी पीते हैं। तो प्रकृति तो भेदभाव नहीं कर रही है, तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हो? अल बरूनी का ये तर्क था। वर्ण व्यवस्था, अल बरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है कि सबसे ऊंची जाति जो थी वो ब्राह्मणों की थी, जिसके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग हैं। अगली जाति क्षत्रिय थी, फिर वैश्य और फिर शूद्र। यानी अल बरूनी ने जो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी उसी वर्ण व्यवस्था को लेकर के इसने भी बताया कि समाज जो है वो 4 वर्ण व्यवस्थाओं में विभाजित था। ब्राह्मण सबसे ऊंचे थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। जैसा कि हमने देखा जाति व्यवस्था के विषय में अल बरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यज, अंत्यज नामक श्रेणियों में सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी उन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था।
यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उसमें तो ये कहा गया था कि जो जाति व्यवस्था है इसी के आधार पर आप कठोरता से नियमों का पालन करो। लेकिन यदि हम समाज में देखें, वास्तविक रूप में देखें, वास्तविक जीवन में देखें, प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ऐसा नहीं था। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंत्यज नामक एक श्रेणियाँ होती थीं, ठीक, एक जाति होती थी जिनको समाज में प्रताड़ित तो किया जाता था, ये प्रताड़ित होने का शिकार होते थे, कुछ लोग इनको करते थे, लेकिन आर्थिक तंत्र में भी इनकी भागीदारी होती थी। तो इसने यहाँ पर खंडन किया इस चीज़ का कि जाति व्यवस्था था वो बहुत कठोर नहीं था। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, क्या क्या शब्द देता है उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था उस समय तक पूरा, अच्छा ये उत्कंठा का मतलब आप लोग जानते हैं ना, तीव्र अभिलाषा, यानी किसी चीज़ को जानने की तीव्र इच्छा, तीव्र अभिलाषा, अभिलाषा कहेंगे तो सही रहेगा, ठीक है, तीव्र अभिलाषा। तो ध्यान रखेंगे, ये अगर शब्दावली आपको दे देता है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, हिंदी माध्यम में तो ना जाने कहाँ कहाँ से शब्दावली उठाता है कि शब्द उठाता है कि समझ में नहीं आता कि वो पूछ क्या रहा है। इस बार भी आपको देखने को मिला होगा एक। तो ये उत्कंठा का मतलब होता है तीव्र अभिलाषा, किसी चीज़ को जानने की बेचैनी, इच्छा, तीव्र अभिलाषा, ये होता है, ठीक है। उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर भी रहा, शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया जहां अरबी, फारसी, तुर्की, अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं को निर्दयी तथा दयावान हो सकते थे कि, तो ये सब छोड़िए, कुछ नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। नारियल तथा पान। इब्न बतूता के चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनमें वह नारियल और पान, दो ऐसी वनस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। क्या कहता है? पान का वर्णन। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है, इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रख कर चबाया जाता है। तो पान खाने की यह विधि है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो एनसीईआरटी बता दिया कि पान किस तरीके से खाते हैं, ठीक है। नारियल के बारे में भी देख लेते हैं। ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक हैं। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद, एक में काष्ठफल प्राप्त होता है तो दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर में मेल खाता है क्योंकि इनमें भी मानव दो आंखें तथा एक मुख हैं और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों से दिखाई देता है। इससे रस्सी बनते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनमें जहाज को सिलते हैं, वे इनसे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। तो छोड़िए ये सब। भारतीय शहर के बारे में क्या कहता है ये? इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। यानी कह रहा है कि शहर उन्हीं लोगों के लिए अनुकूल था जिनके पास साधन थे, कौशल था, इच्छाएं थी। शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्ध तथा अभियानों में होने वाले विध्वंस के। यानी वैसे नॉर्मल तो वो समृद्ध होते थे, लेकिन जहाँ पर कोई भी चीज़, जहाँ पर भी युद्ध वगैरह होगा तो जाहिर सी बात है वो समृद्ध नहीं होंगे। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा दमक चमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद भी
कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। तो ये शहर को लेकर के इसका विवरण है। तो आज भी कहीं ना कहीं इब्न बतूता के ये जो विवरण है प्रासंगिक है। आज भी आप देख सकते हैं दिल्ली में कितना भीड़ भाड़ रहता है। ठीक है, दिल्ली, वो दिल्ली को ही बोलते थे। तो इसे छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है। अब बाजारों के बारे में कह रहा है कि बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि यह सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था, यानी सामान्यतः, और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था, यानी व्यापार भी होते थे, उत्पादन अधिशेष भी होता था, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। भारतीय माल की मध्य दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा हुआ। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। तो आज भी ये जो चीज़ें हैं, पटन पटोला करके है कोई वस्त्र है, काफ़ी महंगा आता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है को पाटन पटोला को खरीद सके। और ये जो पाटन पटोला है, अगर इसकी हम स्टार्टिंग प्राइस को देखें तो 50,000 से स्टार्ट होती है ये। ठीक है, इस बार ये करंट्स में भी था, क्योंकि ये उत्तरी गुजरात का है पाटन पटोला, और करंट्स में भी ये काफ़ी रहा है। और चर्चा में रहने का एक कारण ये भी है कि पीएम मोदी ने जो जॉर्जिया मेलोनी है उनको उपहार में पाटन पटोला दुपट्टा दिया था। दुपट्टा यानी स्कार्फ। बाजार में संगीत, तो ये भी छोड़ दीजिए, संगीतों की तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ पर बता ही रहा है कि मंदिर, मस्जिद, फिर संगीतों के भी स्थान होते थे, तो होगा ही बाजार में। संचार की एक अनूठी प्रणाली, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे, ये भी ये बताता है। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ, यानी डाक प्रणाली के बारे में भी ये बताता है। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हुआ। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें मुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। ये यहाँ पर इसकी डाक व्यवस्था की सुदृढ़ता को बता रहा है कि कितना मतलब मजबूत स्थिति में था डाक व्यवस्था। घोड़े पर और पैदल, डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार से करता है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। अश्व डाक, जिसे उलूक कहा जाता था, तो ध्यान रखेंगे उलूक क्या था, तो ये अश्व डाक व्यवस्था थी। हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़े द्वारा चालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, इसे दावा कहा जाता है। यानी पैदल जो डाक व्यवस्था थी उसे दावा, और अश्व डाक व्यवस्था जो था उसे उलूक कहते थे। तो ये 2 जो शब्दावलियाँ हैं ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह 1 मील का 1/3 है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे। तो ये इतना डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए काम का था वो यही था। ठीक है, दावा और उलूक, ये भी छोड़ दीजिएगा। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व, जहां इब्न बतूता ने हर्ष उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा
वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सकें जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि बर्नियर की जो कृति है या बर्नियर का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए, यानी कहीं ना कहीं वो यूरोप की श्रेष्ठता को दिखाता था। उसका भारत का चित्रण विपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप के विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीक हो, यानी निम्न कहीं ना कहीं निम्न कोटि का बताया और यूरोप को हमेशा उच्च कोटि का बताया, जो कि यह सही नहीं था। ठीक है। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी स्वामित्व का अभाव। अब देखिए, अभी कह रहा था कि यहाँ पर जो था वो निजी स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था और इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसकी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। यानी वो कहीं ना कहीं यूरोप की प्रणाली पर आकर के भारत की व्याख्या की। वो कहता था कि भारत में जो है कोई भी निजी स्वामित्व नहीं है यहाँ पर, जबकि हमारे यूरोप में ये प्रणाली है और जहाँ पर निजी स्वामित्व नहीं रहता है वहाँ पर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अनर्थकारी परिणाम होते हैं। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांत में मिलता है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता था कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसीलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उनमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। सही बात है, जिस भूमि पर आपका अधिकार ही नहीं होगा उस भूमि पर आप खर्च क्यों करेंगे, उस भूमि में आप निवेश क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप वहाँ उस भूमि से अगर उत्पादन भी होता है तो आपके हिस्से में तो वही आएगा जो वहाँ का शासक आपके लिए निश्चित करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये लोग निवेश के प्रति उदासीन रहते थे। तो ये बर्नियर कहता था और इसके साथ साथ अधिकांश जो व्यापारी आए थे उस टाइम पे वो भी यही बात बोलते थे। इस प्रकार निजी स्वामित्व के अभाव ने बेहतर सुधारकों के वर्ण के उदय को रोका। तो सही बात है, जिनमें बेहतर सुधार का वो होगा, ज्ञान होगा कि किस तरीके से कितने खाद डालने हैं, कितने बीज डालने हैं, कौन से टाइम पे कौन से फसल को उगाना है, तो ये सारी चीज़ें क्यों करेंगे वो। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ था उनको प्रतिबंधित किया किसने, तो निजी स्वामित्व के अभाव ने, जो भूमि के रख रखाव और बेहतरी के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों की असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। यानी बस यही एक अच्छे से खाते पीते रहे, बाकी जो लोग थे उनकी स्थिति का पतन होना स्टार्ट हो गया था, ये कहा था बर्नियर ने। व्यापक गरीबी, तो ये छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ नहीं है आपका, ये भी छोड़ दीजिएगा। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते थे के द्वारा अधीन बनाया जाता था। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता था कि भारत के मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं, यानी या तो लोग बहुत गरीब हैं या लोग बहुत अमीर हैं, मिडिल फैमिली के लोग इसमें नहीं हैं, ऐसा मानना था बर्नियर का।
तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। आप देख सकते हैं, यानी राजकीय भूस्वामित्व था, निजी भूस्वामित्व ना होना, जिसकी वजह से उसकी देखरेख नहीं हुई। देखरेख नहीं हुआ तो खेत में घास फूस जम गए, धीरे धीरे बरसात हुई, यही घास फूस सड़ करके गल करके क्या बन गए, दलदल बन गए। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, यही सारी व्याख्या जो हैं वो बर्नियर ने अपने तरीके से तर्क के माध्यम से प्रस्तुत किया था। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजस्व का प्राथमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। यानी वो कहता था कि मैं तो जो आप लोगों से प्राथमिक मांग रहा हूँ ना, वो आप ही लोगों के भलाई के लिए मांग रहा हूँ। यानी कहीं भी वो इस तरीके से नहीं बताता था कि इन भूमियों पर हमारा ही स्वामित्व है। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह न तो लगान था न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। यानी बेचारे एक तो भूमि से भी वंचित थे, दूसरा जो उत्पादन करते थे उस पर भी ये कर लगाते थे। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी में से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व था। यानी इसने क्या किया, जब अपने विवरणों को ले जा करके वहाँ पर इसके विवरण प्रसिद्ध हुए, तो एक फ्रांसीसी दार्शनिक और था मॉन्टेस्क्यू, उसने इसके वृत्तांत को पढ़ा और सोचा कि सच में वहाँ की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय है और वहाँ पर इन सब का एक कारण है और वो है राजा का स्वामित्व भूमि पर। इस दृष्टिकोणों के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इन विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राज्य के दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनका स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे, ग्रामीण समाज का यह चित्र सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्चाधिकारियों का उपभोग करते और दूसरी अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक। तो इसे छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भूमिहीन श्रमिक को क्या कहते थे, तो बालाहार कहते थे, बलाहार, ठीक है, बलाहार कहते थे। और थोड़ा सा स्टेटमेंट ये लिख लेंगे, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जब तक ये लोग आतिथ्य देते रहे तब तक ये स्वतंत्र थे, एक तरीके से स्वायत्तता प्राप्त थी इनको, और जब इन्होंने देना बंद कर दिया तो फिर वो क्या कर गए, राज के दरबार के नियंत्रण में ये पुनः आ जाते थे, इनकी स्वायत्तता छीन ली जाती थी, जो कि एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। तो छोड़ दीजिएगा ये सब। फिर यहाँ ये एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादनों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था, इसीलिए उत्पादन हर जगह पतोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत से आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था।
वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संरचना के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। यानी ये कहते हैं कि सही है ये बात। अब जाहिर सी बात है कि जिस भी भूमि पर उनका स्वामित्व नहीं रहेगा और जिस भी भूमि पर वो अच्छे से उत्पादन कर रहे हैं और उस उत्पादन के मुनाफे को राज्य अधिग्रहित कर ले रहा है, तो उससे वो अगली बार उत्पादन क्यों करेंगे, मेहनत क्यों लगाएंगे इतना। तो वही सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि उत्पादों का ये निर्यात करके क्या करते थे, सोने चांदी को मंगाते थे। यानी यहाँ जनता भूखे मर रही है और ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी अधिशेष हो रहे हैं उनको बाहर भेज करके सोना चांदी मंगा करके ऐसे आराम से खा पी रहे हैं, आभूषण पहन रहे हैं। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, तो ये भी छोड़ दीजिए, इस पे आइए, ये भी छोड़ देगा। राजकीय कारखाने भी, यहाँ से भी कुछ भी नहीं है आपका। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इससे कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रशय पर आश्रित होते थे। यानी जो शिविर होते थे, शिविर, वो राजकीय प्रशय पर आश्रित होते। जैसे ही इनको राजकीय प्रशय मिलना बंद होता था, फिर इनका पतोन्मुख होना चालू हो जाता था। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान, ठीक है, ये सारे अस्तित्व में थे। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। तो जाहिर सी बात है, व्यापारी हैं तो समुदाय से जुड़े होंगे, बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होंगे, क्योंकि व्यापार में यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब काम की नहीं है चीज़ें। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपका, महिलाओं से संबंधित है ये चीज़ें। जिन यात्रियों ने पहले लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुले आम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। यानी जो दास होते थे उनको वस्तु की तरह ही खुलेआम बेचा जाता था और भेंट भी दिया जाता था। दासों को भेंट के रूप में भी लोग देते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए। मतलब देखिए, यानी दासों का भी यहाँ पर सौदा होता था, भेंट स्वरूप दिया जाता था। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल कि एमबीटी ने नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 1 लाख टके और 200 दास उसको क्या किया, उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। मुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं। सुल्तान की सेवा में दासियां होती थीं और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन में खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। यानी दासियों का काम आप देख सकते हैं क्या होता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में
पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी, और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम एक या दो को तो रखते ही थे। देख सकते हैं इनके जो पुरुष जो थे जिनका घरेलू कामों के लिए खरीदते थे ये लोग, तो इनकी जो वो थी एक तरीके से कह सकते हैं कीमत मूल्य जो भी हो वो काफ़ी कम होता था। लेकिन यही दासियां जो अमीरों पर नज़र रखती थीं, गाने बजाने का काम करती थीं सुल्तान के पास में, इनका जो कीमत था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसीलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, अन्य को मरने के लिए बाध्य भी किया जाता था। यानी ऐसा नहीं है कि हर एक स्त्री में इतनी साहस और इतनी क्षमता हो कि वो खुशी खुशी इस प्रथा को, इस परंपरा को मानते हुए मौत को गले लगा ले। कुछ ऐसे भी होते थे जिनको जीवन जीने की इच्छा होती थी, वो नहीं मरना चाहते थे, लेकिन उनको जबरन बाध्य किया जाता था। और इससे संबंधित केस को आप देख भी सकते हैं राजस्थान का। हालांकि अभी तक उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, लेकिन सती प्रथा वाला केस आप देख सकते हैं राजस्थान को लेकर के। लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्य विवादों को अदालत के सामने भी ले जाते थे। यानी कहीं ना कहीं ठीक है, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी थी महिलाओं की स्थिति, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं कि सती प्रथा के लिए जबरन उनको बाध्य भी किया जाता था, तो उतनी भी अच्छी नहीं थी। अतः यह असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, ये ख़त्म हो गया पूरा, और काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये। ठीक है, तो इसमें आपको जो जो चीज़ें बताई गई हैं, सती बालिका, एक मिनट, ये केस स्टडी के तौर पर भी इसके एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्प वयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, की बलि होते हुए देखी। वह भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। तो ये देखिए यहाँ पर जो दिया है ना कि सती प्रथा जैसी कुछ महिलाएं तो स्वेच्छा से करती थी, लेकिन कुछ की स्वेच्छा नहीं होती थी, कुछ को बाध्य किया जाता था। तो यहाँ पर ये उदाहरण दे सकते हैं, ये वाला लाहौर वाला। ठीक है, ये लाहौर वाला, या फिर रूप कुंवर सिंह थी राजस्थान की, उसका भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वही चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, वही चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये नहीं कि सब रटने बैठ जाइए आप, जो काम की चीज़ें हैं वही आपको नोट डाउन करनी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और देखेंगे अगले वीडियो में कौन सा चैप्टर हमारा आ रहा है। ये भक्ति सूफी परंपराएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे यहाँ से मेंस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी हम अगले वीडियो में अच्छी तरीके से करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।